माइग्रेन अटैक की वजह से क्या एग्जैक्टली ट्रिगर होता है? माइग्रेन के ट्रिगर्स से कई ज़्यादा होते हैं, कई सारे होते हैं एंड हर इंडिविजुअल में अलग अलग किस्म के ट्रिगर्स होते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, नींद पूरी ना होने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस यानी बोथ फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस। कुछ लोगों को चॉकलेट्स की वजह से माइग्रेन ट्रिगर होता है, कॉफ़ी की वजह से, कुछ लोगों को फास्ट फूड की वजह से। माइग्रेन एंड हेडेक में क्या डिफरेंस है? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है मैम। माइग्रेन एक डायग्नोसिस है और हेडेक एक सिम्टम है। बहुत लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं एंड ऑफिस में ज़्यादा घंटे लैपटॉप बैठ के काम करने लगते हैं, दे वर्क फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स। सो इसकी वजह से भी माइग्रेन अटैक होगा। प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से कुछ लोगों में माइग्रेन ट्रिगर होता है। आई थिंक द ट्रिक देयर इज टू अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम। अगर आपको कंपलसरी काम करना ही है सिस्टम के आगे तो बेटर टू वेयर प्रोटेक्टिव ग्लासेस, बेटर टू टेक। कब ये माइग्रेन नहीं तो हेडेक ज़्यादा होना ऐसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, तो व्हाट दे नीड टू डू फर्स्ट? माइग्रेन से क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। माइग्रेन का दर्द कितना सीवियर होता है ये वही जानते हैं जिसको माइग्रेन होता है। आई थिंक इट इज सेफ टू अज्यूम दैट समवन हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड अ माइग्रेन इज नॉट अवेयर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सिवियरिटी ऑफ इट। माइग्रेन पेशेंट्स को लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करना चाहिए? गुड स्लीप, अराउंड 6 to 8 hours of sleep, I think that is the biggest key. डॉक्टर जी, माइग्रेन का परमानेंट क्योर क्या है? माइग्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है मैम। तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हेडेक हो रहा है तो उनको कुछ मेंटेनेंस थेरेपी पे अपन रख सकते। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? आई एम गुड मैम। या डॉक्टर, माइग्रेन एग्जैक्टली क्या होता है? Thank you for having me. My name is Dr. Mahmood Ali. I am a consultant neurophysician working at Olive Hospitals. I've finished my MBBS from Osmania Medical College and I've done my post-graduation from Yashoda and I've done my super specialization from Care Banjara Hills. बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने कि माइग्रेन असल में होता क्या है। देखिए, सरदर्द एक ऐसी चीज़ है जो हम सब ने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस की ही है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी या औरत नहीं है जिसको कभी सर दर्द हुआ नहीं। एंड सर दर्द के बहुत सारे कॉजेज़ रहते हैं। दे कैन बी एज स्मॉल एज स्मॉल फीवर, कोल्ड, कभी कोई स्ट्रेस की वजह से, एंड कभी कभी कुछ सीरियस कॉजेज़ भी होते हैं। सर दर्द के कई कॉजेज़ में से एक कॉज है माइग्रेन। माइग्रेन जो लफ्ज़ आता है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका लिटल मायने होता है आधा सिर, हाफ हेडेक, जो हमारी ज़बान में ट्रांसलेट होता है कि आधे सर का दर्द। हम जो बोलते हैं ना माइग्रेन, यानी अपने हमारी ज़बान में माइग्रेन इज़ नथिंग बट हाफ हेडेक, हाफ साइडेड हेडेक, आधे सर का दर्द। सो आज हम उसी माइग्रेन के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे आए। माइग्रेन अटैक की वजह से क्या एग्जैक्टली ट्रिगर होता है? कि माइग्रेन एग्जैक्टली किस चीज़ की वजह से ट्रिगर होता है। माइग्रेन के ट्रिगर्स से कई ज़्यादा होते हैं, कई सारे होते हैं एंड हर इंडिविजुअल में अलग अलग किस्म के ट्रिगर्स होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक पेशेंट में जो ट्रिगर्स हों दूसरे वाले पेशेंट में सेम ही ट्रिगर्स हों। जैसे बोला, ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं एंड दे आर वेरीड। लाइक किसी को डिहाइड्रेशन की वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, नींद पूरी ना होने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस यानी बोथ फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस। कुछ लोगों को चॉकलेट्स की वजह से माइग्रेन ट्रिगर होता है, कॉफ़ी की वजह से, कुछ लोगों को फास्ट फूड की वजह से, जो फास्ट फूड में मोनोसोडियम होता है, अजीनोमोटो जिसको बोलते, उस वजह से ट्रिगर होता है। ख़वातीन में, लेडीज़ में जो महीने के ख़ास अयाम होते हैं, कुछ लोगों को वो टाइम पे भी माइग्रेन्स के हेडेक्स ट्रिगर्स हो सकते हैं। एज अ पेशेंट, एज अ माइग्रेनियर, अक्सर कई सारे लोगों को पता चल जाता है कि उनमें किस चीज़ की वजह से ट्रिगर्स हो रहे हैं। इंडिविजुअली खाना अगर टाइम पे ना मिले, कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स से, ये सब चीज़ों से, अलग अलग रीजंस की वजह से माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर हो सकता है। ओके, माइग्रेन एंड हेडेक में क्या डिफरेंस है? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है मैम। हम इसको इस तरफ से समझना चाहिए कि माइग्रेन एक सिम्टम, माइग्रेन एक डायग्नोसिस है और हेडेक एक सिम्टम है। यानी सर का दर्द एक सिम्टम है, ये किसी भी वजह से हो सकता है। अगर सर को मार लगा तो भी सर में दर्द होगा, सर्दी आई तो भी सर में दर्द होगा। तो हेडेक जो है वो एक सिम्टम है। जैसे बुखार इन्फेक्शन का सिम्टम होता है, अंडरलाइंग डिसऑर्डर का
एक निशानी होती है कि बुखार आया इन्फेक्शन की वजह से, तो वो एक सिम्टम है, हालांकि अंडरलाइंग पैथोलॉजी कुछ और होती है। वही डिफरेंस है हेडेक में और माइग्रेन में। यानी माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक किस्म का पैथोलॉजी है जिसकी एक फीचर है हेडेक होना। आपको जान के थोड़ा सा ताजुब होगा कि कुछ किस्म के माइग्रेन्स में हेडेक होता भी नहीं। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। हेडेक इज अ सिम्टम whereas माइग्रेन इज अ डिसऑर्डर। माइग्रेन का एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स होता है? माइग्रेन के सिम्टम्स को अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसको 4 मेन स्टेजेस में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज होता है प्री हेडेक वाला, यानी हेडेक माइग्रेन का अटैक शुरू होने से पहले। काफ़ी वेग सिम्टम्स होते हैं इसमें, जैसे कि हल्का हल्का गर्दन में दर्द होना, शिद्दत की भूख लगना, ज़्यादा जमाई आना, थकान महसूस होना, कोई चीज़ पे कंसंट्रेट करने में परेशानी महसूस होना, जैसे बोलते हैं ना क्लाउडीनेस आ जाना दिमाग में, दैट इज़ द प्री हेडेक फेज। इसके बाद वाला जो फेज होता है वो ऑरा का फेज होता है। ऑरा यानी हेडेक से पहले कुछ ऐसे सिम्टम्स हमको हमारी बॉडी बता देती है, कुछ सिग्नल्स मिलते हैं हमारी बॉडी की तरफ से कि आपको भी हेडेक आने वाला है। ये ऑरा का स्टेज हर किसी में नहीं होता। अराउंड 1/3 जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं इनमें ये ऑरा आता है। ऑरा का मतलब क्या? ऑरा यानी कुछ किस्म के प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स। ये ऑरा हो सकता है कि आपको आंखों के सामने लाइट के फ्लैशेस आएं या फिर आंखों के सामने धुंधलापना आना शुरू हो। उसके अलावा कुछ लोगों को चुमटी भरना, टिंगलिंग सेंसेशन होना स्कैल्प में या हाथ पैर में, या फिर चक्कर आना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो ऑरा के सर दर्द शुरू होने से 30 से 60 मिनट पहले तक, आधा 1 घंटे पहले से आना शुरू हो जाते हैं। ऑरा का स्टेज होने के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है जो होता है हेडेक प्रॉपर वाला स्टेज। माइग्रेन का हेडेक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक हेडेक होता है। मैं जैसे बोला आधे सर का हेडेक, आधे सर का हेडेक इट कैन बी आइदर राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड, किसी भी तरफ हो सकता है। और ये एकदम ऐसे थ्रॉबिंग हेडेक होता है, जैसा पल्सेटिंग हेडेक, दिल की धड़कन कैसे रहती वैसे टाइप का हेडेक रहता। कुछ लोगों को माइल्ड रहता, बट कुछ लोगों को एकदम ही सीवियर हेडेक आता है। हेडेक स्टार्ट होने के बाद यूजुअली 4 घंटे में कुछ लोगों को कम हो जाता, लेकिन थोड़े केसेस में ये कम से कम 2 से 3 दिन तक भी चलते रहता हेडेक। हेडेक के साथ साथ उल्टी का सेंसेशन आना, सीवियर केसेस में उल्टी भी होती। और एक चीज़ जो माइग्रेन में देखने मिलती है वो है लाइट को इरिटेशन होना। ज़्यादा रोशनी में जाना पसंद नहीं करते ऐसे पेशेंट्स, प्रिफर करते कि रूम डार्क रहे, एकदम अंधेरे, उसमें रेस्ट करना पसंद करते। ज़्यादा रोशनी से इरिटेशन होता है। बच्चों की भी आवाज़ नहीं पसंद आती। इनफैक्ट हत्ता कि अगर नॉर्मली भी आपको कोई बात करना चाहे तो भी आप बात करने की हालत में नहीं रहते हैं। इसको बोलते हैं फोटोफोबिया। और रोशनी से जो इरिटेशन होता है उसको बोलते हैं फोनोफोबिया। तो ये सारे अलामात जो हैं माइग्रेन के, जब हेडेक स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद देखने मिलता है। और उसके बाद होता है 4th स्टेज यानी पोस्ट हेडेक फेज, जिसमें जब हेडेक का फेज ख़त्म हो जाता है तो पेशेंट्स को एक थोड़ा सा राहत एक्सपीरियंस होती है। थोड़े लोग होते हैं जो एकदम कमज़ोर फील करते हैं इस पीरियड में, डिहाइड्रेशन की वजह से एकदम ताकत नहीं महसूस होती है। ये फेज़ कुछ लोगों में 1 आध दिन तक रहता है एंड देन द पेशेंट गेट्स बैक टू हिज नॉर्मल लाइफस्टाइल। ओके डॉक्टर जी, ये अडल्ट्स में ज़्यादा रहता है, नहीं तो ये बचपन से भी आएगा, ऐसे कुछ है? नहीं तो यूजुअली ये टीनेज ईयर्स में स्टार्ट होता है मैम। थियोरेटिकली तो ये उम्र के किसी भी हिस्से में किसी भी फर्द को अफेक्ट कर सकता है, बट मोर कॉमनली ये टीनेज ईयर्स में शुरू होता है। एंड ज़्यादातर टीनेज ईयर्स से लेके 35-45 ईयर के जो लोग होते हैं उसमें ज़्यादा देखने मिलता। औरतों में ये माइग्रेन ज़्यादा रहता है। इनफैक्ट 3 times मोर फ्रीक्वेंट इन women व्हेन कंपेयर्ड टू men। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे एज ग्रुप में नहीं होता, इवन पीरियाट्रिक माइग्रेन भी होता है जो बच्चों में बार बार हेडेक होना करना, 45 के बाद भी हेडेक हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली टीनेज ईयर्स से लेके 45 ईयर्स के एज ग्रुप में ये
हेडेक ज़्यादा देखने मिलता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में रहता है। माइग्रेन होने का मेन सीज़न क्या है? कई लोग बोलते हैं लाइक समर में हीट की वजह से ज़्यादा हेडेक आ रहे हैं, माइग्रेन इश्यूज आ रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कोल्ड की वजह से आ रहे हैं। ऐसे कुछ सीजन से लिंक्ड है क्या? वेरिएशंस होते हैं मैम। मैं जैसे बोला, हर किसी का, हर पेशेंट का ट्रिगर अलग अलग है। कुछ लोगों को आप जैसे बोले डिहाइड्रेशन की वजह से, बाहर धूप में निकलने की वजह से, जब फिजिकल एग्जॉस्शन होता तो उनमें माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और कुछ सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जिनमें सर्दी की वजह से सर का दर्द, माइग्रेन के अटैक्स आना प्रेसिपिटेट होता है। तो ये डिपेंड करता है, इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल वेरी करता है। क्या माइग्रेन जेनेटिक हो सकता है? बिल्कुल। अगर एक फर्द को फैमिली हिस्ट्री है कि उनके फैमिली में, इमीडिएट रिलेटिव्स में वालदैन हो या फिर सिबलिंग्स हो, तो वैसे शख्स को माइग्रेन आने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इनफैक्ट कई स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जिस इंडिविजुअल को माइग्रेन है उसके इमीडिएट रिलेशंस में माइग्रेन आने का चांस ऑलमोस्ट 80% रहता है। तो जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग माइग्रेन। और स्ट्रेस माइग्रेन का कितना बड़ा इश्यू होगा? काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है मैम स्ट्रेस। मैं जैसे बताया, ट्रिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन ट्रिगर्स में सबसे कॉमन ट्रिगर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने हमको मिलता है, दैट इज प्रोबेबली स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी इट इन्वॉल्व्स बोथ मेंटल एज वेल एज फिजिकल स्ट्रेस। किसी किस्म की परेशानी, घरेलू टेंशन, नींद का ना होना, इन सब, खासकर जो नींद इनकम्प्लीट होती है उसकी वजह से भी माइग्रेन बहुत फ्रीक्वेंट होता है। उसके अलावा फिजिकल स्ट्रेस, आप दिन भर काम कर रहे हैं, आप बराबर खाना नहीं खाएं टाइम पे, बाहर धूप में घूमें, तो इस चीज़ की वजह से भी माइग्रेन के अटैक्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। स्ट्रेस प्लेज अ वेरी बिग रोल इन डेवलपिंग माइग्रेन अटैक्स। क्या नेक पेन भी माइग्रेन को इम्पैक्ट करता है? I'll take this opportunity to clear two misconceptions. एक, हम अक्सर सोचते हैं कि माइग्रेन का हेडेक यानी वन साइडेड हेडेक ओनली, बट ये सही नहीं है। माइग्रेन के हेडेक में, हेडेक के अलावा पेशेंट्स कैन ऑल्सो हैव एसोसिएटेड नेक पेन। नेक पेन के अलावा लेथार्जी होना, कमज़ोरी महसूस होना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन जो मैं दूर करना चाहूँगा वो ये कि सिर्फ वन साइडेड हेडेक होना ज़रूरी नहीं है। पेशेंट को पूरे सर में भी दर्द हो सकता है। दे कैन हैव होलोक्रेनियल हेडेक ऑल्सो। तो हम में अक्सर ये मिसकंसेप्शन रहता है कि माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द। ऐसा नहीं है, आपको दूसरे किस्म के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। आप अभी बोला था होलोक्रेनियल हेडेक, सो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? होलोक्रेनियल हेडेक यानी पूरे सर का दर्द, हेमिक्रेनियल यानी वन साइडेड हेडेक, एंड होलोक्रेनियल हेडेक यानी पूरे सर का दर्द। Okay. Can migraine affect concentration and mental health? Absolutely. Also memory. It does. अक्सर जो लोग माइग्रेन से सफ़र करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ अटैक, उनको कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द पेन, बिकॉज ऑफ दोज एसोसिएटेड सिम्टम्स। दे फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग इन देयर वर्क। ना सिर्फ ऑफिस में, इनफैक्ट घर के रोज़मर्रा के कामों में भी तवज्जो देने में मुश्किल होती है। It leads to a lot of confusion, cloudiness, grogginess, ये सब चीज़ें भी माइग्रेन के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। ओके, बहुत लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं एंड ऑफिस में ज़्यादा घंटे लाइक लैपटॉप बैठ के काम करने लगते हैं, लाइक दे वर्क फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स। सो इसकी वजह से भी माइग्रेन अटैक होगा? प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से कुछ लोगों में माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो आई थिंक द ट्रिक देयर इज़ टू अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम। अगर आपको कंपलसरी काम करना ही है सिस्टम के आगे, तो बेटर टू वेयर प्रोटेक्टिव ग्लासेस एंड बेटर टू टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मोबाइल फ़ोन। स्क्रीन एक्सपोजर को ज़्यादा अवॉइड करे तो बेटर रहता। ओके, सो कौन सा फूड है जो माइग्रेन को ट्रिगर करता है? वन ऑफ द ट्रिगर्स इज, मैं जैसे बोला, फास्ट फूड। फास्ट फूड में जो अजीनोमोटो रहता है, MSG, उस वजह से कुछ लोगों को माइग्रेन ट्रिगर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, दैट इंक्लूड्स योर सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑल्सो, नॉट जस्ट योर कॉफ़ी, इवन योर सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें भी थोड़ा सा कैफीन रहता है, उस वजह से भी आपको माइग्रेन ट्रिगर हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रोसेस्ड चीज़ जो रहता है,
प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, कुछ लोगों को ये सब चीज़ों की वजह से भी माइग्रेन्स ट्रिगर होते हैं. सम पीपल गेट माइग्रेन्स बिकॉज ऑफ चॉकलेट ऑल्सो. एंड लाइक आई सेड, ये ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, हर किसी को अलग अलग वेरी करेगा. इट्स नॉट दैट हर किसी को चीज़ की वजह से ट्रिगर होगा. द ट्रिगर्स वेरी इंडिविजुअली. तो जिनको माइग्रेन होता है, दे आउट ऑफ हैबिट, आउट ऑफ ट्रायल एंड एरर उनको पता चल जाता है कि इस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है. एंड एक बार अगर मालूम हो जाता है कि ये ट्रिगर है, तो देन इट्स बेस्ट टू अवॉइड इट. ओके. बहुत लोग फास्टिंग करते, कभी कभी मील्स भी स्किप करते, से इसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर होगा? जब आप मील्स ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लेते, काम की वजह से या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न, ब्लड शुगर्स डाउन होना शुरू होते हैं. एंड वन ऑफ वेरी वेरी कॉमन रीज़न फॉर डेवलपिंग माइग्रेन अटैक्स इज हाइपोग्लाइसीमिया. ब्लड शुगर्स लो हो जाना, ज़्यादा देर तक खाना नहीं खाना, ये सब चीज़ों की वजह से माइग्रेन अटैक्स ट्रिगर होते हैं. माइग्रेन अटैक्स का पहले वार्निंग साइन क्या होगा? मैं जैसे बोला, माइग्रेन हेडेक जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है. फर्स्ट 2 स्टेजेस जो हैं वो माइग्रेन की आमद की तरफ इशारा करते हैं. एक मैं जैसे बोला प्री हेडेक, ये फेज में पेशेंट्स को अजीब सी एक थकावट महसूस होना, गर्दन में दर्द महसूस होना, डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं. एंड सेकेंड जो चीज़ है वो है ऑरा यानी विजुअल ऑराज, यानी फ्लैशिंग ऑफ लाइट फ्लैशेस आना, आंखों के सामने फ्लोटर्स आना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, चुमटियाँ भरना स्कैल्प में, हाथ पैर में. ऑल दीज थिंग्स टू इंडिकेट कि देयर इज एन अपकमिंग अटैक ऑफ हेडेक. कब ये माइग्रेन नहीं तो हेडेक ज़्यादा होना, ऐसे बहुत लोग इग्नोर कर देते, तो व्हाट दे नीड टू डू फर्स्ट? एक चीज़ ये हमको समझनी चाहिए कि माइग्रेन को इतना इम्पोर्टेंस देना क्यों है. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि माइग्रेन इज जस्ट एनी अदर हेडेक. बोलते कि माइग्रेन कुछ नहीं, थोड़ा ज़्यादा हेडेक हो गया तो माइग्रेन हो गया. बट वाई इज इट गिवन सो मच इम्पोर्टेंस? आई थिंक वी विल आंसर दैट, एड्रेस दैट इशू फर्स्ट. बिकॉज माइग्रेन से क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है. माइग्रेन का दर्द कितना सीवियर होता है ये वही जानते हैं जिसको माइग्रेन होता है. एंड I think it is safe to assume that someone who has not experienced a migraine is not aware of the intensity of the severity of it. They think it is like any other headache and बेकार में चिड़चिड़ कर रहे हैं. They are getting irritated for no reason. If they take rest and that migraine will go away. So ऐसा नहीं है. Migraine affects your quality of life a lot. Even for working professionals. If you think about it, मैं जैसे बोला, it affects individuals between teenage years और 35 to 45 years of जो एज गैप है, which is a very productive age gap. यही लोग हैं जो ऑफिस जाते, यही लोग हैं जो बिजनेसेस हैंडल करते, यही women हैं who handle their homes. When these individuals suffer severe headaches, ऐसे individuals को headache के साथ काम करने में बहुत दुश्वारी पेश आती है. They will not be able to concentrate at their work. They will not be so productive. Sometimes it gets so bad कि माएँ अपने बच्चों का देखभाल भी नहीं कर सकती हैं. It gets that bad. So that is why we have to address this problem. If अगर आपको headaches की frequency बहुत ज़्यादा हो रही है, if it gets too frequent यानी it is lasting for more than 10-14 days in a month, and if it is lasting for more than 4 hours per setting, if you're not able to concentrate on your work, if it is leading to a lot of vomitings हो रहे हैं, उल्टियाँ हो रहे हैं, you're not able to function properly, तो उस सूरत में you should not ignore it any longer. You should reach out to your doctor and get it managed, get it treated. बहुत सारे लोग ना थोड़ा हेडेक आने से नहीं तो थोड़ा माइग्रेन जैसा फील हो रहा है, वन सेकेंड, जस्ट दे गो टू मेडिकल शॉप्स एंड दे विल टेक टैबलेट्स. इज इट रियली ओके? वो लॉन्ग टाइम तक टैबलेट्स लेना कुछ इम्पैक्ट होगा बॉडी पे, सही है कि नहीं? It is not a good practice, ma'am, because of primarily 2-3 reasons. One, एक चीज़ तो ये कि prolonged use of unsupervised medication, that too specifically painkillers, उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. साइड इफ़ेक्ट्स यानी पेन किलर्स की वजह से किडनी पे अफेक्ट होना, लिवर पे अफेक्ट होना, ये सारी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट ड्रॉबैक.
सेकेंड, माइग्रेन रेस्पॉन्ड्स टू ओनली अ वेरी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेन किलर्स। उसके लिए कुछ खास दवाएं होती हैं। आप ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन लेने से मे बी योर हेडेक विल नॉट सबसाइड और यू गेट इनटू दैट विशियस साइकिल। आप जाते दवाई लेते, दर्द कम नहीं हो रहा है, एंड देन यू गो अगेन, देन यू टेक पेन किलर्स। थर्ड इशू दैट इट कॉजेज इज अ कंडीशन नोन एज मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक। यानी आपको हेडेक हो रहा था, माइग्रेन का दर्द था, उसके लिए आप पेन किलर लिए और आप बार बार पेन किलर लेते गए, तो उस पेन किलर के यूजेज की वजह से अब आपको हेडेक हो रहा है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माइग्रेन। मैं जैसे बता रहा था, मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि जब आप बार बार सर में दर्द होने की वजह से ओवर द काउंटर मेडिसिन, बार बार पेन किलर्स यूज करते हैं एंड आपका सर में दर्द कम नहीं हो रहा है, एंड देन यू गो बैक अगेन एंड यू यूज पेन किलर्स अगेन, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट पेन किलर यूजेज आपको एक कंडीशन डेवलप होता है जिसको बोलते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। यानी पेन किलर की वजह से आपको सर में दर्द हो रहा है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ माइग्रेन। जो चीज़ आप इलाज के लिए रहे थे, नाउ दैट इज़ द कॉज ऑफ योर हेडेक। एंड मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक इज़ काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट इरिटेटिंग प्रॉब्लम टू ट्रीट। तो ये सब चीज़ें अगर आप ओवर द काउंटर जाके पेन किलर्स लेते हैं तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। कोई क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके प्रॉपर दवाएं आप इस्तेमाल करना एंड ओवर द काउंटर पेन किलर्स इस्तेमाल नहीं करना। बहुत लोग जिम जाते हैं और स्पोर्ट्स पर्सन रहेगा, लाइक स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलते, लाइक दे डेली गो टू जिम एंड बैडमिंटन, ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर, ये लोगों को माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है? ये मिथ है, बहुत लोगों को ऐसा है ज़्यादा खेलने से हेडेक आ रहा है और स्विमिंग पे गया फिर रिटर्न हुआ तो हेडेक आ रहा है, ऐसे लोग बोलते हैं। ये क्या ये मिथ है, नहीं तो सच है? माइग्रेन के दो सबसे कॉमन ट्रिगर्स हैं फिजिकल स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेस। हम यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेस की बात करेंगे। फिजिकल स्ट्रेस यानी ऐसी चीज़ जो हम यूज टू नहीं है। यू नो, फॉर अ स्पोर्ट्समैन डेली जाके बैडमिंटन खेलना, दैट इज ही इज यूज टू दैट काइंड ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, तो उसकी वजह से हेडेक ट्रिगर नहीं होता। But that same sportsman, if he, along with playing badminton, he has to walk for long period of time, he is exposed to the sun. That kind of stress is unusual for him, right? His body is not used to that kind of physical stress. तो उस चीज़ की वजह से उनको माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। पर से सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने से, स्विमिंग करने से, क्रिकेट खेलने से, बैडमिंटन खेलने से हेडेक्स ट्रिगर नहीं होते हैं। अनयूजुअल ऐसा फिजिकल स्ट्रेस जिसके लिए हम अडेप्टेड नहीं है, वैसे स्ट्रेस के साथ माइग्रेन ट्रिगर हो सकते हैं। माइग्रेन डायग्नोस कैसे किया जाता है? माइग्रेन इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस मैम, यानी उसका कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता। यानी जैसे हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक के लिए आप ईसीजी करेंगे, 2D एको करेंगे, आपको पता चल जाता कि हार्ट अटैक है कि नहीं है। टाइफाइड के लिए आप ब्लड कल्चर्स करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, तो आपको पता चल जाता। माइग्रेन के लिए ऐसा कोई मखसूस स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। ये हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा मुनसर करता है। यानी आपके डॉक्टर्स आपको दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हिस्ट्री के ज़रिए हम आपके सिम्टम्स जानने की कोशिश करते बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ योर हेडेक। उसके साथ साथ वो लोग दूसरे कुछ ब्लड टेस्ट भी करते ये जानने के लिए कि ये ट्रिगर करने के लिए कोई और रीज़न तो नहीं है, जैसे खून की कमी की वजह से भी हेडेक हो सकता। सो दे विल रन अ कपल ऑफ ब्लड टेस्ट टू सी इफ़ देर आर एनी अदर कॉजेज ऑफ हेडेक। और कुछ लोगों में न्यूरो इमेजिंग भी लगती है, यानी सीटी ब्रेन और MRI ब्रेन भी करके देखते हैं। ये सब करने का मतलब ये नहीं कि ये सब टेस्ट की वजह से माइग्रेन डायग्नोस होगा। ये सब टेस्ट करने का मेन मंशा ये होता है कि जो दूसरे सेकेंडरी कॉजेस हैं उनको रूल आउट कर सकें। माइग्रेन रिमेन्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्या ये माइग्रेन के लिए MRI या CT स्कैन ज़रूरी है? अगर आपके रेगुलर मेडिसिन यूज़ करने की वजह से आपका सर का दर्द कम नहीं हो रहा, इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इन योर हेडेक, या फिर हमेशा जैसा हेडेक होता था उससे हटके किसी और किस्म का हेडेक हो रहा है, बहुत सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में MRI और CT एडवाइस किया जाता है ताकि हम कोई दूसरे कॉजेज़ को रूल आउट कर सकें।
माइग्रेन का ट्रीटमेंट जनरली कैसे किया जाता है हॉस्पिटल्स में? माइग्रेन का ट्रीटमेंट अपन 2 फेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक चीज़ तो रहती है जब अक्यूट अटैक आ रहा, जब पेशेंट को सीवियर हेडेक रहता है, वो टाइम पे पेन किलर्स, इंजेक्शंस के ज़रिए वो हेडेक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। साथ में जो मतली है, जो वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, ये वॉमिटिंग्स की वजह से जो डिहाइड्रेशन होता, उस सब को मैनेज करने के लिए अक्यूट ट्रीटमेंट रहता है, यानी वो हेडेक के पीरियड के हद तक ही कुछ पेन किलर्स यूज़ करते, कुछ इंजेक्शंस यूज़ करते। अक्सर ये अक्यूट ट्रीटमेंट से वो ऑनगोइंग अटैक अबॉर्ट हो जाता। जो दूसरी नौयत का ट्रीटमेंट है वो ये कि माइग्रेन के फर्दर अटैक्स को प्रिवेंट कर सकें। जैसे बोला, अगर फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहा है, 8 से 10 दिन आपको महीने में बार बार हेडेक रह रहा, तो उस सूरत में कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन रहते हैं, कुछ प्रिवेंटिव टैबलेट्स रहते हैं, वो देने से अपन बार बार हेडेक का दर्द आने से रोक सकते हैं। अब तो कुछ इंजेक्शंस भी आ गए हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोलते, इंजेक्शन से भी अपन इसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो देयर इज़ अक्यूट मैनेजमेंट जो ऑनगोइंग हेडेक है उसको रोकने के लिए, और देन देयर इज़ प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। ओके, माइग्रेन पेशेंट्स को लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करना चाहिए? गुड स्लीप, अराउंड 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट की। नींद पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा खाने का टाइम अपन फिक्स कर लेना। गुड डाइट, हेल्दी डाइट, गुड हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज़ अ वेरी बिग कॉज फॉर ट्रिगरिंग माइग्रेन, बार बार होना, तो अपने आप को हाइड्रेट करना जितना हो सके उतना। मैं जैसे बोला, ट्रिगर्स अक्सर पेशेंट्स पहचान लेते कि किस वजह से हो रहा है। सो इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, आपको वो ट्रिगर्स से बचना है जितना हो सके उतना। टाइमली फूड एंड टाइमली स्लीप, आई थिंक दीज आर द 2 बिगेस्ट कीज जिसकी वजह से आप माइग्रेन से बच सकते। ओके, रेगुलर एक्सरसाइज करना माइग्रेन में हेल्प करता है? एब्सोल्युटली, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी इंडिविजुअल जिसका ओवरऑल हेल्थ बेटर हो, वैसे इंडिविजुअल्स में माइग्रेन का अटैक्स बहुत कम होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं रहती। सो मेक श्योर अराउंड 30 मिनट्स अ डे फॉर 5 days a week, सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, सम ऑफ एक्टिविटी आपकी ओवरऑल जनरल हेल्थ को भी प्रमोट करेगा और हेडेक की फ्रीक्वेंसी को भी कम रखेगा। Oh doctor, apart from exercises and all, what about yoga? That also helps, ma'am. Any form, ma'am. ये जो exercise, can I take it again? Yeah. Any form of exercise which promotes general well-being, be it yoga, be it going to a gym, be it brisk walking, be it swimming or cycling, any form of exercise that promotes your general health, ये सब चीज़ें माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को हेल्प करने में मदद करेंगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यू फाइंड योर ओन पॉइजन, जो आपको समझ में आ रहा है। सम पीपल आर हैप्पी विथ योगा, सम पीपल लाइक गोइंग टू द जिम, सम पीपल लाइक स्विमिंग। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी जनरल हेल्थ को प्रमोट करे, अडेप्ट देम, स्टिक टू इट, एंड यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट इन योर जनरल हेल्थ एज वेल एज माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी भी कम होती। माइग्रेन पेशेंट्स के लिए आइडियल स्लीप रूटीन क्या होना चाहिए? Minimum, I'll say 6 to 8 hours of sleep is necessary. जो एक अडल्ट होता है, हेल्दी अडल्ट के लिए एटलीस्ट 6 to 8 hours of sleep is important. Make sure that you are away from your screens before going to bed. At least 2 to 3 hours आप सारे स्क्रीन्स बाजू रख दें। हमें एक आदत होती है कि बिफोर वी गो टू स्लीप हम फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, दैट सीम्स टू अफेक्ट योर स्लीप क्वालिटी। सो बेटर 2 से 3 घंटा पहले आप फ़ोन्स बाजू रख देना, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना, एंड 6 to 8 hours ऑफ गुड हेल्दी स्लीप। अवॉइड कैफिनेटेड ड्रिंक्स आफ्टर इवनिंग, 5-6 बजे के बाद कैफीन नहीं लेना है, चाय वगैरह ये सब चीज़ें अवॉइड करना। एनीथिंग कैन डिसरप्ट योर स्लीप, अवॉइड दैट एंड एंश्योर कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद मिले। दैट शुड सफाइस। ओके, क्या ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है? हॉर्मोन्स कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसका एग्जाम्पल हमको देखने मिलता है इन विमेन। सम विमेन डेवलप हेडेक्स ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। साइकिल स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हेडेक्स, एंड उस दौरान भी उनको कंटिन्यूस हेडेक रहता है, एंड इट लास्ट 1-2 डे तक भी, 1 से 2 दिन भी उनको हेडेक चलते रहता है।
तो ऐसे सूरत में हम ख़ास उसी टाइम पे कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन, कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स लेके इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। अभी आप वुमेन के बारे में बोल रहे हैं ना, प्रेगनेंसी के दौरान ये माइग्रेन कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो प्रेगनेंसी में मायने रखती है वो अगेन ट्रिगर्स को अवॉइड करना। प्रेगनेंसी में एक चीज़ ये हो जाती है कि बहुत सारे मेडिसिन हम रिस्ट्रिक्ट कर देते, दे नहीं पाते। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ टू प्रिवेंट द ट्रिगर्स। जिन चीज़ों की वजह से आपको माइग्रेन हो रहा है उसको इन हर सूरत हाल में अवॉइड ही करना है। गुड डाइट, गुड स्लीप। फिर भी अगर आपको माइग्रेन होता है तो बेस्ट थिंग इज़ टू मीट अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। कुछ मेडिसिन होते हैं जिसके ज़रिए हम हेडेक को कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेटर वुड बी टू इमीडिएटली मीट योर डॉक्टर। क्या ये माइग्रेन मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है? बिल्कुल मैम, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जैसे बोला, माइग्रेन अफेक्ट्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो। कई सारी स्टडीज़ में माइग्रेन और डिप्रेशन में भी कोरिलेशन देखा गया है। एक इंडिविजुअल हु इज़ नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, आप ऑफिस का काम नहीं कर पा रहे हो, योर परफॉर्मेंस इज़ गेटिंग अफेक्टेड, आपके घर का आप काम नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ योर किड्स, इट ऑफन लीड्स टू अ लॉट ऑफ mental stress, it leads to a lot of depression. So it can lead to a lot of mental health trouble. So इसीलिए माइग्रेन को जल्दी से जल्दी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके डॉक्टर जी, माइग्रेन का परमानेंट क्योर क्या है? माइग्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है मैम। मैं जैसे बोला, माइग्रेन की हेडेक की फ्रीक्वेंसी कुछ लोगों में काफ़ी कम रहती, यानी महीने में एक बार, महीने में 2 बार, कुछ लोगों को 2 महीने में एक बार ऐसा होता। ऐसे लोगों को कुछ परमानेंट दवाई वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती। ये लोग को मेडिसिन जब हेडेक रहते वो टाइम पे यूज़ करते एंड देन दे गेट बेटर, एंड उनको लॉन्ग टर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हेडेक हो रहा है तो उनको कुछ मेंटेनेंस थेरेपी पे अपन रख सकते। मेंटेनेंस थेरेपी यानी कुछ टैबलेट्स रहते, वो टैबलेट्स इस्तेमाल करना। मैं जैसे बता रहा था कि अभी तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के इंजेक्शंस आ गए हैं, यू कैन यूज़ दोज इंजेक्शंस। उसके अलावा और एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है कि आप दवाई भी ले रहे हैं, इंजेक्शंस भी ले रहे हैं, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वैसे पेशेंट्स को बोटॉक्स के इंजेक्शंस के ज़रिए भी माइग्रेन कंट्रोल किया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी कम की जा सकती है। बहुत लोग माइग्रेन के बारे में बहुत मिथ्स को बिलीव करता है, तो वो क्या है? आपके पास भी बहुत सारा पेशेंट्स आते हैं, तो वो क्या मिथ्स है जो बिलीव नहीं करना चाहिए अभी से? आई थिंक पहली चीज़ तो मैं जैसे बोला कि लोग अक्सर समझते हैं कि माइग्रेन या आधे सर का दर्द, और समझते हैं कि अगर पूरे सर में है तो माइग्रेन नहीं है। ऐसा नहीं होता। माइग्रेन कैन बी वन साइडेड ऑल्सो, इट कैन बी बाइलेटरल ऑल्सो। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज़, लोग समझते हैं कि हाँ क्या है, छोटा मोटा दर्द है, मेडिकल हॉल गए, कोई भी दुकान गए, दर्द की दवाई ले ली एंड इट गोज़ अवे। बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आगे चल के बुरे हो सकते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड डूइंग दैट। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना अच्छी चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़ ये समझते हैं कि माइग्रेन तो फिर हमारे को आ ही नहीं सकता, हमारी फैमिली में नहीं है किसी को, फिर हमारे को कैसा आ गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हेरिडिटरी फैक्टर्स डू प्ले अ रोल, बट उसके अलावा भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से माइग्रेन आ सकता। तो ये सारी चीज़ें अपने को जहन में रखना चाहिए। गुड डाइट, गुड स्लीप, गुड मेडिकेशन, टाइमली मेडिकेशन, ये सब चीज़ के ज़रिए अपन माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल माइग्रेन का केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे, इसके क्या है मेन रीज़न बढ़ने के लिए? क्या व्हाट इज़ द मेन रीज़न? You've raised a very good point, मैम। अगर हम ओवरऑल इंसिडेंट्स देखें, वर्ल्ड वाइड इंसिडेंट्स अगर अपन देखते हैं, तो स्टडीज से कि वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस इज समवेयर अराउंड 16%। वेराज अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में दैट इंसिडेंस इज अ बिट हायर व्हेन कंपेयर टू बाहर के देशों से। आई थिंक आई विल एट्रीब्यूट दैट टू इंक्रीजिंग लाइफस्टाइल चेंजेस। आई बिलीव आजकल इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। People are missing a lot of meals, people are missing sleep, they are exposed to a lot of stress, both mental as well as physical. I think ये सारी चीज़ें इंडिया में माइग्रेन के बर्डन को इंक्रीज कर रही हैं। आप हमारा व्यूअर्स को एक फाइनल मैसेज देना है तो वो क्या होगा?
मैं बस यही बोलना चाहूँगा मैम कि हेडेक को कभी अंडर प्ले मत करिएगा। अगर आपको बार बार फ्रीक्वेंट हेडेक्स आ रहे हैं तो इट इज़ बेस्ट टू गेट इट इवेलुएटेड, इट इज़ बेस्ट टू गेट इट चेक्ड। एंड इवन इफ़ यू आर डायग्नोज विथ माइग्रेन तो घबराने की बात कुछ नहीं है, उसका इलाज रहता है। सही मेडिसिन के इस्तेमाल से आप अपने हेडेक को कंट्रोल कर सकेंगे एंड यू विल बी एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। Thank you so much for giving valuable time, doctor. Thank you so much. थैंक यू।